हेलो एवरीवन। 12th क्लास इस साल आपने सीबीएसई की गाइडलाइंस तो समझ ली होंगी। लेटेस्ट अपडेट्स क्या आया है? सीबीएसई का लेटेस्ट अपडेट ये है कि अब जो बोर्ड के एग्ज़ाम होंगे वो साल में 2 बार होंगे, क्योंकि कुछ कोरोना पैंडेमिक क्राइसिस के ध्यान में रखते हुए सीबीएसई ने ये डिसीजन लिया था कि आपका 50% सिलेबस तो अक्टूबर नवंबर में उसके एग्ज़ाम ले लिए जाएंगे और जो 50% सिलेबस होगा उसके एग्ज़ाम आपके मार्च में होंगे। अब जो अक्टूबर नवंबर में एग्ज़ाम होंगे वो एमसीक्यू बेसिस होंगे, जो कि आपके करीब 90 मिनट्स का होगा, यानी कि 1.5 आवर्स का होगा एज पर सीबीएसई गाइडलाइंस। तो आज से हम क्या करेंगे कि अभी तक जो 50% सिलेबस है वो 50% सिलेबस आप लोगों को बता दिया जाएगा कि अकाउंटेंसी का 50% सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर्स कवर हो रहे हैं, और ऐसे ही बिजनेस स्टडी में 50% सिलेबस में कितने चैप्टर्स कवर होंगे, वो सब आपको बता दिया जाएगा। उसी के अकॉर्डिंग अब आपको प्रिपरेशन करनी है। अब आपके अकाउंट जो आपकी स्टडी है वो ज़्यादा टफ़ हो गई है, आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, पहले से ज़्यादा आपको स्टडी करनी पड़ेगी, डीप स्टडी करनी पड़ेगी, थोरो स्टडी करनी पड़ेगी, तभी आप एमसीक्यू वाला एग्ज़ाम निकाल पाएंगे। तो आज ही से आप सभी स्टूडेंट्स जो कि अभी तक हमने जितने चैप्टर्स कर लिए हैं उनको हम एमसीक्यू बेसिस पे सॉल्व करने वाले हैं। आपको मैं फिर से बता देता हूँ कि आप सभी स्टूडेंट्स क्या करेंगे, अपने सब्जेक्ट की डीप स्टडी में लग जाएंगे। डीप स्टडी का मीन्स ये हो गया कि आपको एक एक लाइन का मतलब समझ के अब स्टडी करनी होगी, तभी आप आंसर दे पाएंगे, अदरवाइज़ नहीं दे पाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। तो चलिए आज हम आपकी अकाउंटेंसी का फर्स्ट चैप्टर लेते हैं और उसके एमसीक्यू को सॉल्व करते हैं। आपका जो फर्स्ट चैप्टर है जिसमें मैंने अकाउंटिंग ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वाले चैप्टर्स को स्किप कर दिया है, और ये फर्स्ट चैप्टर मैं जो ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ आपका पार्टनरशिप का, जो कि फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप है। आप डीके गोयल की बुक का जो फर्स्ट पार्ट है, पार्ट ए का वॉल्यूम फर्स्ट है, उसमें हम पहला चैप्टर अभी हमने स्किप किया हुआ है, यानी कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, अकाउंटिंग ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इस चैप्टर्स को अभी हमने स्किप किया हुआ है। अभी जो हम सॉल्व कर रहे थे वो कर रहे थे पार्टनरशिप के हमने 3 चैप्टर्स अब तक सॉल्व कर लिए हैं। पहला चैप्टर था फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, जिसमें पार्टनरशिप की बेसिक टर्म्स, फंडामेंटल्स पूरा मैंने आपको 1 by 1 समझाया था। इससे पहले मैं इसकी कई सारी वीडियो बना चुका हूँ कि फंडामेंटल्स में कौन कौन से स्टेप्स थे, कौन कौन से टॉपिक थे, मैंने इन सब की वीडियो बना रखी है जो मेरे के चैनल पे डली हुई है। आपको क्या करना है, उन वीडियोस को फिर से रीड करना है, फिर से उनको व्यू करना है, स्टडी करनी है, डीप स्टडी करनी है, जो अभी तक आपने नहीं की थी। और सेकेंड चैप्टर था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इसकी भी मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं। एंड थर्ड चैप्टर है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। तो इस तरीके से हमने 3 चैप्टर्स सॉल्व किए हुए हैं। आपको यही करना है कि जो मैंने वीडियो बनाई हुई हैं, जो मेरे चैनल पे डली हुई हैं, उनको आप फिर से उनकी स्टडी करने लग जाएं। आपको नोट्स सेंड कर दिए गए थे, उन नोट्स के अकॉर्डिंग आप इनकी स्टडी करने लग जाएंगे। अब हम फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप वाले चैप्टर्स को सॉल्व करने वाले हैं। तो ये आपकी डीके गोयल की बुक का सेकंड चैप्टर है, जो कि फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप से रिलेटेड है। चलिए इसके एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। पहला एमसीक्यू क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, यानी हमें 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन में 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है वो रीड करते हैं। देखिए, अ माइनर कैन बी एडमिटेड एज अ पार्टनर, ये पहला स्टेटमेंट है। जो माइनर होता है, यानी जिस माइनर वो पर्सन होता है जो 18 ईयर्स अंडर होता है, जिसकी एज 18 साल नहीं हुई है, वही माइनर होता है। तो कहते हैं एक माइनर एक फर्म में पार्टनर बन सकता है। दूसरा ऑप्शन, अ माइनर कैन बी एडमिटेड एज अ पार्टनर ओनली इनटू द
बिजनेस ओनली इनटू द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के बेनिफिट के लिए वो पार्टनर बन सकता है, ये दूसरा स्टेटमेंट है। तीसरा स्टेटमेंट है, ए माइनर कैन बी एडमिटेड एज अ पार्टनर बट हिज राइट एंड लायबिलिटीज आर सेम ऑफ एडल्ट पार्टनर, यानी कि उसकी जो राइट हैं उसके लायबिलिटीज़ हैं वो जो एडल्ट पार्टनर है उसके अकॉर्डिंग रहेंगे। डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो माइनर एक फर्म में पार्टनर हो सकता है ओनली द बेनिफिट्स पार्टनरशिप के बेनिफिट्स के लिए तो वो पार्टनर बन सकता है एक माइनर, और किसी भी चीज़ के लिए उसे पार्टनर नहीं बनाया जा सकता। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका सेकंड वाला है वो सही है। क्यों? क्योंकि एक माइनर फर्म में एडमिट हो सकता है केवल बेनिफिट्स के लिए। अगर फर्म को लॉस हो रहा है तो उसमें वो पार्टनर नहीं बनेगा। तो आपको ये बात याद रखनी होगी, ये आपकी चैप्टर्स में दी हुई है। आप इसकी थॉरो स्टडी करेंगे, जो थ्योरेटिकल पोर्शन है उसमें भी आपको अब स्टडी करनी होगी, क्योंकि थ्योरेटिकल पोर्शन से ही कई सारे एमसीक्यूज़ होते हैं। इसके बाद न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल्स भी एमसीक्यूज़ का पार्ट होते हैं। नेक्स्ट सेकंड है, ऑस्टेंसिबल पार्टनर्स आर दोज। ऑस्टेंसिबल पार्टनर कौन है? पहला, डू नॉट कंट्रीब्यूट एनी कैपिटल बट गेट सम शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर लैंडिंग देयर नेम टू द बिजनेस। यानी कि क्या ऑस्टेंसिबल पार्टनर वो है जो कैपिटल कंट्रीब्यूट नहीं करता, बस अपने नाम को यूज़ करवाने के लिए कुछ बेनिफिट लेता है? क्या वो ऑस्टेंसिबल पार्टनर है? सेकंड है, कंट्रीब्यूट वेरी लेस कैपिटल बट गेट इक्वल प्रॉफिट। यानी कि वो कैपिटल कुछ पार्ट इन्वेस्ट करता है और प्रॉफिट बराबर लेता है। क्या वो ऑस्टेंसिबल पार्टनर है? थर्ड इज, डू नॉट कंट्रीब्यूट एनी कैपिटल एंड विदाउट हैविंग एनी इंटरेस्ट इन द बिजनेस लेंड देयर नेम टू द बिजनेस। यानी कि क्या ऑस्टेंसिबल पार्टनर वो पार्टनर है जो अपनी कोई भी कैपिटल कंट्रीब्यूट नहीं करता है, ना फर्म का कोई बेनिफिट लेना चाहता है, बस अपना नाम यूज़ करवाना चाह रहा है? क्या वो ऑस्टेंसिबल पार्टनर है? और डी ऑप्शन है, कंट्रीब्यूट मैक्सिमम कैपिटल। क्या वो ऑस्टेंसिबल पार्टनर होता है जो सबसे ज़्यादा कैपिटल लगाए? तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा सी। ऑस्टेंसिबल पार्टनर वो पार्टनर होता है जो कोई भी कैपिटल नहीं लगाता, ना फर्म का कोई बेनिफिट लेता है, बस अपना नाम यूज़ करने के लिए बोल देता है। यानी कि एक ऐसा पार्टनर जिसने ना कैपिटल लगाई है ना कोई बेनिफिट ले रहा है, बस उसका नाम एज अ पार्टनर यूज़ हो रहा है, उसी को हम बोलते हैं ऑस्टेंसिबल पार्टनर। नेक्स्ट, द रिलेशन ऑफ पार्टनर विद द फर्म इज़ दैट ऑफ। यानी कि पार्टनर का और पार्टनर से फर्म में, यानी पार्टनर में और पार्टनर से फर्म में क्या रिलेशन होता है? एक ओनर का रिलेशन होता है, एक एजेंट का रिलेशन होता है, एक ओनर और एजेंट दोनों का रिलेशन होता है, या मैनेजर का रिलेशन होता है। तो यहाँ पर आपको ये बात ध्यान रख लेनी है, एक पार्टनरशिप फर्म में और पार्टनर में जो रिलेशन होता है वो होता है ओनर का और एजेंट का। यानी एक फर्म और पार्टनर आपस में जो रिलेशन रखते हैं प्रिंसिपल और एजेंट का रखते हैं। प्रिंसिपल एजेंट मतलब ओनर और एजेंट। नेक्स्ट है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन पार्टनर कैपिटल 5%, 6%, 12%, नो इंटरेस्ट इज अलाउड। अगर कोई पार्टनरशिप फर्म में पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई गई है तो क्या 6% की इंटरेस्ट मिलेगी, या 5% की मिलेगी, 12% की मिलेगी, या नो इंटरेस्ट इज अलाउड, या कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगी? तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही है वो है डी। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, किसी भी पार्टनर को उनकी कैपिटल पर कोई इंटरेस्ट नहीं दी जाती है। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं 5th नंबर का। 5th नंबर के क्वेश्चन में क्या है, एक्स वाई जेड आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इक्वली। वो इक्वल पार्टनर है। देयर कैपिटल बैलेंस ऑन 31 मार्च 2012 80,000, 60,000 एंड 40,000। ये उनकी कैपिटल का बैलेंस दे रखा है एक्स वाई जेड का। देयर पर्सनल असेट्स आर वर्थ एज, उनकी पर्सनल असेट्स की वैल्यू दे रखी है। क्या क्या? एक्स के पास पर्सनल असेट्स के नाम पर 20,000 रुपीज़ हैं, वाई पर 15,000 है और जेड पर 10,000 रुपीज़ की पर्सनल असेट्स है। आगे कहते हैं द एक्सटेंट ऑफ देयर लायबिलिटी इन द फर्म वुड बी
ए ऑप्शन दे रखा है, बी सी डी। पहले क्वेश्चन का मीन समझते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। आपने सबसे पहले ये जान लेना चाहिए कि जो पार्टनरशिप होती है वो अनलिमिटेड लायबिलिटी वाली होती है। मींस अगर पार्टनरशिप फर्म के किसी क्रेडिटर का आप पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो पार्टनर को अपनी पर्सनल असेट्स को सेल करके उन क्रेडिटर्स का पेमेंट करना होगा। इसी को बोलते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी। यहाँ पर क्या होता है कि पर्सनल असेट्स भी पेमेंट के लिए यूज़ की जाती हैं। तो क्वेश्चन में उन्होंने ये बोला था कि यहाँ पर जो XYZ हैं उनकी कैपिटल लगी हुई है फर्म में, उनकी कैपिटल के अलावा उनकी पर्सनल असेट्स भी दे रखी है कि पर्सनली उनके पास इतने इतने रुपए रखे हुए हैं। अब क्वेश्चन क्या अराइज हो रहा है, क्वेश्चन ये अराइज हो रहा है कि जो लायबिलिटी बनती है वो कितने रुपए तक की बन सकती है कि पार्टनरशिप फर्म डूब जाए, और ऐसी कंडीशन में जो पार्टनर हैं वो अधिक से अधिक कितना बॉर्न करेंगे, कितनी लायबिलिटी पे कर सकते हैं। तो ये उनकी पर्सनल असेट्स होती हैं, जितनी उनके पास पर्सनल असेट्स होती हैं उतना तक ही आप उनकी लायबिलिटी क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि उनकी पर्सनल असेट्स का यूज़ कर सकते हैं। तो उन पर जितनी भी पर्सनल असेट्स होती है वो सारी की सारी लायबिलिटी पे करने के लिए यूज़ की जा सकती है। तो यहाँ पर जो एक्सटेंट ऑफ लायबिलिटी है वो उनकी पर्सनल असेट्स की वैल्यू तक ही सीमित रहेगी। तो यहाँ पर उनकी पर्सनल असेट्स है 20,000, 15,000 और 10,000। तो यहाँ पर ऑप्शन जो आप देख रहे हैं वो ऑप्शन होगा बी ऑप्शन सही होगा कि आप उनकी लायबिलिटी क्रिएट करेंगे, लायबिलिटी के तौर पर उनकी पर्सनल असेट्स को जब्त कर सकते हैं। तो बी ऑप्शन सही है। 6th पे आते हैं। A, B are partner in a partnership firm without any agreement. A has given a loan of rupees 50,000 to the firm at the end of year. Loss was incurred in the business. Following interest may be paid to A by the firm. क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन में उन्होंने ये बोला है कि जो A और B हैं वो क्या कर रहे हैं, एक पार्टनरशिप फर्म में है, उन्होंने कोई एग्रीमेंट नहीं बनाया है। एग्रीमेंट नहीं बनाया है, आगे कहते हैं कि ए ने फर्म को 50,000 रुपीज़ का लोन दिया हुआ है। ए ने फर्म को 50,000 रुपीज़ का लोन दिया हुआ है। तो और ये भी बता रहे हैं कि जब बुक्स क्लोज हो रही थी तो हमें पता चला कि फर्म को लॉस हो गया है, घाटा हो गया है। फॉलोइंग इंटरेस्ट में बी पेड टू ए बाय द फर्म। अब कहते हैं कि आपको ये बताना है कि फर्म के द्वारा ए के लोन पर ए को कितने % की इंटरेस्ट दी जाएगी। तो आपने पार्टनरशिप डीड के एग्रीमेंट पढ़े हैं, चैप्टर्स में मैंने आपको पढ़ाए हैं। जब मैं आपको इस चैप्टर की डिटेल स्टडी करा रहा था उसमें मैंने आपको बताया था इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड रूल्स, यानी वो रूल्स जो पार्टनरशिप डीड नहीं बनाते हो तो उस केस में कौन कौन से रूल्स एप्लीकेबल हो जाते हैं। तो उसमें एक रूल ये भी था कि यदि कोई पार्टनर फर्म को लोन दे देता है तो उसके लोन पर फर्म 6% पर एनम की इंटरेस्ट अलाउ करती है। तो यहाँ पर वही ऑप्शन आपको यूज़ करना होगा। तो देखते हैं ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है 5% पर एनम, नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है 6% पर एनम। 6% पर एनम की इंटरेस्ट ही फर्म को पेड करनी पड़ेगी ए को, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा। 7th, अब हम नेक्स्ट MCQ पे आते हैं। 7th पे क्या कहता है। 7th, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी पेड टू द पार्टनर्स इफ प्रोवाइडेड फॉर इन द पार्टनरशिप डीड बट ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट्स, रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और गुडविल। यहाँ पर वो क्वेश्चन कर रहे हैं कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी पेड टू द पार्टनर्स इफ़ प्रोवाइडेड फॉर इन द पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड में ये ऑप्शन है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दी जाएगी, तो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दी जाएगी वो प्रॉफिट में से दी जाएगी। उन्होंने जो क्वेश्चन पूछा है तो जो पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो प्रोविज़न डाला गया है, तो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो किस में से दी जाएगी, प्रॉफिट में से दी जाएगी, ये ए ऑप्शन है।
बी ऑप्शन कहता है रिजर्व में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दी जाएगी। सी ऑप्शन कहते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में से दी जाएगी। नेक्स्ट है गुडविल में से दी जाएगी। तो इसका ए ऑप्शन सही है। क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के प्रोविज़न भी मैंने आपको रीड कराए हुए हैं, आप मेरी चैनल पर वो वीडियो रीड करना, स्टडी करना, जिसमें मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का प्रोविज़न आपको पूरा डिटेल में समझाया हुआ है। तो अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड है बट ये नहीं बताया है कि वो एप्रोप्रिएशन माना जाए कि चार्ज माना जाए, तो हम एप्रोप्रिएशन मानकर करते हैं। और एप्रोप्रिएशन क्या कहता है, अगर प्रॉफिट होगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड होगी, अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड नहीं होगी। तो इसका ऑप्शन जो सही होगा वो होगा ए। नेक्स्ट 8 नंबर के एमसीक्यू पे आते हैं। इफ़ एनी लोन्स और एडवांस इज़ प्रोवाइडेड बाई पार्टनर, यदि किसी पार्टनर ने फर्म को लोन या एडवांस दिया है, बैलेंस ऑफ सच लोन अकाउंट शुड बी ट्रांसफ़र, तो इस लोन अकाउंट के बैलेंस को कहाँ ट्रांसफ़र किया जाएगा? ऑप्शन क्या क्या हैं? बैलेंस शीट की असेट साइड में, ये ए ऑप्शन है। सेकंड, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। थर्ड ऑप्शन है पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। और नेक्स्ट है लास्ट ऑप्शन जो कि डी है, पार्टनर्स करेंट अकाउंट में। तो जब भी कोई पार्टनर फर्म को लोन दे देता है तो फर्म अपनी बैलेंस शीट में उसे लायबिलिटी साइड में शो कराती है। तो इसका जो ऑप्शन है वो है ये, फर्म को जो लोन दिया जाता है वो फर्म की लायबिलिटी बन जाता है और फर्म अपनी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में शो कराती है। ठीक है, तो नेक्स्ट एमसीक्यू है 9, एक्स वाई जेड आर पार्टनर इन अ फर्म। एक्स वाई और जेड पार्टनर है किसी फर्म में। एट द टाइम ऑफ डिवीजन ऑफ प्रॉफिट फॉर द ईयर देयर वाज डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टनर्स। जब प्रॉफिट बंटने का टाइम आया तो लोगों में, तीनों पार्टनर में झगड़े चालू हो गए। क्या झगड़ा है? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल वाज ₹6 लाख, यानी इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल से पहले 6 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट है। जेड डिमांडेड मिनिमम प्रॉफिट ऑफ ₹5 लाख एज हिज फाइनेंशियल पोजीशन वाज नॉट गुड। जेड कह रहा है कि मुझे 5 लाख रुपए का प्रॉफिट दे दो, मेरी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं है। ठीक है, इस बात पे डिस्प्यूट हो रहा है। हाउएवर देयर वाज नो रिटन एग्रीमेंट ऑन दिस पॉइंट, और इस बात को लेके कोई रिटन एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ है। तो हमें इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है? ऑप्शन क्या कह रहे हैं? हमें जो सॉल्व करना है वो ये करना है कि हमें प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है एज पर द प्रोविज़न ऑफ पार्टनरशिप एक्ट। अब यहाँ पर जेड की फाइनेंशियल पोजीशन पुअर बता रहा है, वो गुड है, गुड नहीं है उसकी फाइनेंशियल पोजीशन, और कह रहा है मुझे 5 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट दे दो। तो ऐसे कैसे हो जाएगा? हमें तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविज़न के अकॉर्डिंग चलना होगा। जब पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट को लेके कोई एग्रीमेंट नहीं होता है तो पार्टनर्स का प्रॉफिट यानी फर्म का प्रॉफिट पार्टनर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। यहाँ पर कितने पार्टनर्स हैं? यहाँ पर 3 पार्टनर्स हैं और प्रॉफिट कितना है? 6 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट है। इस 6 लाख रुपीज़ को तीनों पार्टनर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम इसमें कितने पार्टनर हैं? 3 का डिवाइड लगा देंगे, डिवाइडेड बाई 3, तो कितना आ जाएगा? 2 लाख रुपीज़ ईच पार्टनर। तो अब देखते हैं हमारा ऑप्शन कौन सा इससे मैच हो रहा है। पहला ऑप्शन, अदर पार्टनर विल पे जेड द मिनिमम प्रॉफिट, यानी कि जो पार्टनर बचे हुए हैं वो मिनिमम प्रॉफिट पे करेंगे जेड को, यानी कि वो 5 लाख रुपए मांग रहा है तो दोनों पार्टनर 5 लाख रुपए देंगे, और जो बचेगा जो भी बचेगा लॉस उसे इक्वली पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। एक तो ऑप्शन ये दे रखा है। दूसरा ऑप्शन क्या दे रखा है? अदर पार्टनर विल पे जेड द मिनिमम प्रॉफिट, अदर पार्टनर पे को जेड को मिनिमम प्रॉफिट पे करेंगे और विल शेयर द लॉस इन कैपिटल रेशियो, और जो लॉस होगा वो पार्टनर्स में कैपिटल के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये दूसरा ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन देखिए, एक्स एंड वाई विल टेक ₹50,000 ईच, एक्स और वाई 50-50 हज़ार रुपये ले लेंगे और जेड विल टेक ₹5 लाख, और जो 5 लाख में 6 लाख में से 5 लाख जेड ले लेगा, बाद बाकी का बचा वो 50-50 ले लेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है डी, 2 लाख टू ईच ऑफ द पार्टनर्स, हर पार्टनर को 2 लाख रुपए का यानी 2 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट मिलेगा।
तो हमने अभी क्या करा था, इसमें 3 का डिवाइड लगाया था और पता चल गया था 2 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट ईच पार्टनर को मिलना चाहिए। तो हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो होगा डी। डी ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। एक्स एंड वाई आर पार्टनर इन अ फर्म। एट द टाइम ऑफ डिवीजन ऑफ प्रॉफिट फॉर द ईयर देयर वाज डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टनर्स। ये सेम मिलता जुलता क्वेश्चन है कि एक्स वाई जेड पार्टनर है और उनके बीच में डिस्प्यूट हो रहा है प्रॉफिट को लेके। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल वाज ₹6000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करने से पहले ₹6000 का प्रॉफिट दे रखा है फर्म का। एंड वाई डिटरमाइंड इंटरेस्ट 24% पर एनम ऑन हिज लोन ऑफ ₹80,000। वाई कह रहा है कि मैंने फर्म को 80,000 रुपीज़ का लोन दिया है और इस लोन पर मुझे 24% की इंटरेस्ट चाहिए। ये वाई डिटरमाइन कर रहा है। आगे क्या कहते हैं, देयर वाज नो एग्रीमेंट एट दिस पॉइंट। इस इंटरेस्ट ऑन लोन को लेके कोई भी एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ है। सो कैलकुलेट द अमाउंट पेबल टू एक्स वाई जेड रेस्पेक्टिवली। आपको क्या करना है, एक्स वाई जेड को जो अमाउंट पे करनी है वो कैलकुलेट करके बतानी है। तो फिर से आपको पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविज़न पता होने चाहिए। मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जो बच्चे अगर डीप स्टडी नहीं करेंगे तो इस बार के पेपर में वो आंसर नहीं दे पाएंगे। इसलिए आपको हर चैप्टर की डीप स्टडी करनी है। डीप स्टडीज़ में आपको पता चलेगा कि कौन कौन से प्रोविज़न हैं और कब कब उनको अप्लाई करना होता है। जैसे कि यहाँ पर प्रोविज़न एप्लीकेबल हो रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे कौन सा प्रोविज़न एप्लीकेबल हो रहा है। यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से पहले का प्रॉफिट दे रखा है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में बताया नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 6000 रुपीज़ के प्रॉफिट को ही फाइनल मानेंगे। बस एक प्रॉब्लम है कि बाई ने फर्म को 80,000 रुपीज़ का लोन दिया है और उस लोन पर बाई 24% की इंटरेस्ट मांग रहा है और 24% इंटरेस्ट मांग रहा है, लेकिन इसका कोई एग्रीमेंट नहीं है। तो जब एग्रीमेंट नहीं होता है तो एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या बोलता है कि यदि कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है तो उस लोन पर फर्म कितने % इंटरेस्ट पे करेगी, कितने % इंटरेस्ट चेक चुकाएगी, 6% की। तो बाई भले ही 24% मांग रहा है, लेकिन 6% की इंटरेस्ट ही उसे अलाउ की जाएगी। तो निकालते हैं, कैसे निकलता है। तो देखिए, बाई ने कितना लोन दिया है, 80,000 रुपीज़ का लोन दिया है और 6% इंटरेस्ट कितनी हो जाएगी, अगर हम निकालेंगे तो 6% इंटरेस्ट हो जाएगी 4800। तो ये 4800 रुपीज़ की इंटरेस्ट हमें पे करनी पड़ेगी। अब देखिए प्रॉफिट कितना हुआ है, 6000 रुपीज़ का। ये प्रॉफिट की अमाउंट है 6000 रुपीज़ की, जिसमें से 4800 रुपीज़ तो इंटरेस्ट देने में खर्च हो जाएंगे। 4800 रुपीज़ इंटरेस्ट देने में खर्च हो जाएंगे, तो बचेंगे 1200 रुपीज़। ये प्रॉफिट बचा है पार्टनर्स को बांटने के लिए। क्यों, 6000 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ था, जिसमें से अभी हमने इंटरेस्ट पे नहीं की और इंटरेस्ट हमारी कितनी बन रही है, 4800। तो 6000 में से 4800 पे करेंगे तो कितनी इंटरेस्ट बची, 1200 रुपीज़ का प्रॉफिट बचा 4800 की इंटरेस्ट पे करने के बाद। ये 1200 का प्रॉफिट ही पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अब क्वेश्चन में आप रीड करेंगे तो क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मिसिंग है। तो जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मिसिंग होता है तो क्या माना जाता है, इक्वल पार्टनर माने जाते हैं। तब हम क्या करेंगे, ये इक्वल पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो ये इक्वल पार्टनर कितने हैं, 3 हैं। 3 का डिवाइड लगा देंगे तो आ जाएगा 400 ईच। तो प्रत्येक पार्टनर को 400 रुपये का प्रॉफिट दिया जाएगा। ठीक है, 400 रुपये का प्रॉफिट दिया जाएगा और कुल मिला के अगर बाई की अमाउंट देखी जाए तो बाई को 4800 रुपये एक मिल रहे हैं, 400 रुपये का प्रॉफिट मिलेगा। तो अगर इनको ऐड कर दिया जाए तो ये बनता है 5200। तो बाई को तो इतने रुपये मिल जाएंगे, जिसमें 400 रुपीज़ प्रॉफिट के इंक्लूड है और 4800 रुपीज़ इंटरेस्ट के इंक्लूड है। ठीक है, तो अब इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन मिलाते हैं कौन सा सही बैठता है। ठीक है, देखिए पहला 2000 टू ईच पार्टनर, 2000 रुपये का प्रॉफिट
प्रत्येक पार्टनर को दे दिया जाए। क्यों? इक्वल बांट दिया उन्होंने 6000 रुपीज़ का, 6000 रुपीज़ के प्रॉफिट को तीनों पार्टनर में इक्वल बांटोगे तो 2000 रुपीज़ ईच पार्टनर आएगा, लेकिन ये सही नहीं है। क्यों? इंटरेस्ट ऑन लोन भी पे करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे। तो पहला ऑप्शन सही नहीं है। दूसरा ऑप्शन, लॉस ऑफ रुपीज़ 4400 फॉर एक्स एंड जेड, वाई विल टेक रुपीज़ 14,000 800। ये ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत लग रहा है, बिल्कुल मिसमैच हो रहा है। नेक्स्ट, रुपीज़ 400 फॉर ए, रुपीज़ 5200 फॉर वाई एंड रुपीज़ 400 फॉर जेड। ये ऑप्शन हमारा मैच हो रहा है। 400 रुपीज़ का प्रॉफिट ईच पार्टनर को देना है और बाई को एक्स्ट्रा अमाउंट और मिल रही है जो कि होती है उसकी इंटरेस्ट ऑन लोन की। तो इस तरीके से सी ऑप्शन सही लग रहा है, डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव तो कुछ है ही नहीं। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन का। 400 फॉर ए, रुपीज़ 5200 फॉर बाई एंड रुपीज़ 400 फॉर जेड। इस तरीके से इसका आंसर हमने निकाल लिया।